सो हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे आज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का ही। सो लास्ट क्लास में हमने डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के बाकी के एस्पेक्ट्स कवर कर लिए थे, जिसमें हमने मेजरली वन डायमेंशनल कवर किया, जहाँ पे हमने कंपोनेंट बार देखा, सब कंपोनेंट देखा, मल्टीपल बार देखा, परसेंटेज देखा। आज हम टू डायमेंशनल करेंगे, बट आपके कोर्स में टू डायमेंशनल में सिर्फ एक पाई डायग्राम है। सो हम पाई डायग्राम खत्म करके फिर अपने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन पे चलेंगे। सो आइए सबसे पहले पाई डायग्राम को जल्दी से कवर कर लेते हैं। So similar to the subdivided bar diagram, a circle can also be divided into various sections. तो जैसे आप बार डायग्राम में कर रहे थे कि आप एक बार को डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करते थे, जैसे आपने लास्ट क्लास में किया था कि अगर आपको फैमिली ए के टोटल एक्सपेंडिचर्स देखने थे तो आपने एक बार को डिफरेंट एक्सपेंडिचर्स में डिवाइड कर दिया था, दैट इज फूड, क्लोथिंग, हाउस रेंट, मिसलेनियस एंड सेविंग्स। उसी हिसाब से आप एक पाई डायग्राम को भी अलग अलग एक्सपेंडिचर्स में डिवाइड कर सकते हैं। सो इन ऑर्डर टू शो द प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स, द एंटायर सर्कल इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स। सच अ डायग्राम इज नोन एज अ पाई डायग्राम. The circle is divided into as many parts as there are components by drawing a straight line from the center of the circle to the circumference. कि आप सर्कल के सेंटर दैट इज उसके रेडियस से उसकी सर्कमफ्रेंस तक लाइन ड्रॉ कर देते हैं in order to illustrate a pie diagram. So the size of the section indicates the proportion of each component part to the होल। तो जितना आपका सेक्शन का साइज होगा वो आपका प्रोपोर्शन डिफाइन करता है इन कंपैरिजन टू द होल सर्कल। तो अब पाई डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करने के हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं। सो पहले आइए ये थियोरेटिकल टर्म्स में इन स्टेप्स की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम एक एग्जांपल देख लेंगे। सो हमें सबसे पहले एक कंस्ट्रक्ट करना होता है सर्कल, दैट इज एन अप्रोप्रिएट साइज ऑफ सर्कल। ये नहीं कि आप पूरी शीट पे इतना बड़ा सा सर्कल कंस्ट्रक्ट कर दें। सो यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ सर्कल विद एन अप्रोप्रिएट साइज विद द प्रॉपर कंपास कंसिडरिंग द size of the data. Then you have to convert the values of various components into percentage value of the total. आपको हर एक component की जो value है उसको in comparison to उसको in terms of percentage convert करना होगा in terms of the total circle. Okay? So ये हम अभी देखेंगे कि हम उसको percentage में कैसे convert करेंगे. So the percentage values are converted into corresponding degree. तो जब आप component को in terms of percentage कर देते हैं, जैसे हमने last class में भी देखा था कि हम हर एक expenditure को percentage बार में जब बनाते थे तो कैसे convert करते थे, हम उस particular component को total से divide करके into 100 कर देते थे। अब जब हमने percentage निकाल ली है तो हम उस percentage को degrees के term में define करेंगे। अब क्यों? क्योंकि अब हम सर्कल बना रहे हैं और वन सर्कल इज हाउ मेनी डिग्रीज? 360 डिग्रीज. सो नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस परसेंटेज इनटू डिग्रीज. ओके, सो सिंस वन सर्कल कंटेन्स 360 डिग्रीज एंड द परसेंटेज वैल्यू ऑफ ऑल द आइटम्स आर इक्वल टू 100, पूरी आइटम्स की जो सारी हमारी आइटम्स है, परसेंटेज का टोटल क्या निकलता है हमेशा आपका 100%. सो देयरफॉर 1% रिप्रेजेंट्स हाउ मेनी, कि एक सर्कल रिप्रेजेंट करता है 360, आपकी पूरी वैल्यूज जो आएंगी उनका टोटल होगा 100, तो एक वैल्यू का टोटल क्या होगा? 3.6, दैट इज 1% इज इक्वल टू 3.6 डिग्री. तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 1% इज इक्वल टू 3.6 डिग्रीज. ओके, so multiply each percentage value with 3.6 to get the size of angle. अगर आपको इन डिग्रीज और परसेंटेज को चाहिए, क्योंकि आप सर्कल कैसे ड्रॉ करोगे? आपके पास जो डी होता है उसी से आप सर्कल ड्रॉ करोगे ना। आप हर एक जो परसेंटेज होगी उसका इन डिग्रीज वैल्यू लाओगे और फिर आप उसको एज एन एंगल ड्रॉ करोगे. So take a radius as the baseline to draw the angle represented by the first component. The new line will become the base for the second component. Okay, and then represent the various components by different shades, designs और colors. तो इनका मतलब क्या है कहने का? इनका मतलब ये है कि अगर आप एक सर्कल बनाते हो, ठीक है, मैं आपको बहुत रफली बना के दिखाती हूँ कि अगर आप एक ये सर्कल बना रहे हो, आपका सपोज फर्स्ट जो है वो इधर से बन रहा है एंगल और आपका ये एंगल बन रहा है से 75 डिग्रीज का,
यानी आपका इतना प्रोपोर्शन जो है वो किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट का है। तो आपने जो फर्स्ट बनाया तो आप एक न्यू लाइन लेके रेडियस लोगे और उससे एंगल बनाओगे। अब आप जो अपना सेकेंड कंपोनेंट रिप्रेजेंट करोगे आप उसका बेस ये वाली लाइन लोगे, ये वाली लाइन नहीं लोगे। जो आपने नई लाइन बनाई है दैट इज योर दिस लाइन, you will take this as the base, not this one, okay? So आप जो फर्स्ट कंपोनेंट का बना रहे होगे उसको आप एक फ्रेश रेडियस बनाओगे, एक फ्रेश लाइन बनाओगे, उसको बेस लोगे। अब जब उसके बाद आप जो भी कंसेक्यूटिव कंपोनेंट्स बना रहे होगे तो उनमें जो आपने प्रीवियस कंपोनेंट बनाया है उसकी लाइन को बेस लोगे। अब जो मैं नेक्स्ट बनाऊंगी तो मैं इसको बेस लूंगी, यहाँ मैं अपना डी रखूंगी और यहाँ से मैं एंगल बनाऊंगी। तो अगर मेरे को 90 डिग्रीज का बनाना हो तो मैं ऐसे बनाऊंगी, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको एक और बनाना है तो आप अब इसको बेस लेंगे, ओके। यू विल टेक द न्यू द फ्रेश लाइन एज द बेस एंड यू विल मेक अनदर एंगल इफ यू वांट टू मेक, ओके। सो वो ये कहना चाह रहे हैं इस पॉइंट में कि जो भी आपका रेडियस होगा, टेक रेडियस एज अ बेस लाइन टू ड्रॉ द एंगल रिप्रेजेंटेड बाय द फर्स्ट कंपोनेंट। द न्यू लाइन यानी जो आप एक नया एंगल बनाया आपने विल बिकम the base for the second component, okay? समझ आया आपको ये पॉइंट? तो अब हम एक इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हम इसको इतना प्रोफेशनली ड्रॉ नहीं करेंगे, अब मैं आपको इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करना सिखा दूंगी और आप इसको फिर अपने डी से ड्रॉ करेंगे, ओके। सो आप पहले ये जो थ्योरी पार्ट है इसको नोट डाउन कर सकते हो। सो ये आपका पाई डायग्राम का थ्योरी है, सो जस्ट नोट इट डाउन, फिर स्टेप्स नोट डाउन करना, pause and note। Then these are the steps, again pause and note। Okay, then moving forward, ये आपके फिर से steps हैं, pause करो और note करो। And then fourth and the fifth step, pause and note। अब आप ये एग्जाम्पल एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इससे पाई डायग्राम देखेंगे कैसे बनता है। So it basically talks that draw a pie diagram to represent the following data of expenditure of an average working family। अब इस एग्जाम्पल में तो आपको ये फिगर्स एज परसेंटेज दी हुई है। अगर आपको ये परसेंटेज नहीं दी होती तो आई एम अज्यूमिंग आप बहुत कन्वीनियंटली इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते। आप कंपोनेंट लेते, टोटल लेते, उसको डिवाइड करते और आपकी परसेंटेज आ जाती, जैसे हमने ये लास्ट लेक्चर में भी देखा था, ओके। सो अब आपको यहाँ परसेंटेजेस दी हुई हैं, अब हम इन परसेंटेजेस को डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे। सो हमारा टेबल कैसे बनेगा? सबसे पहला आएगा हमारा आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसमें आपका आता है फूड, क्लोथिंग, देन हाउसिंग, उसके बाद फ्यूल एंड देन मिसलेनियस। अब आपको इनकी परसेंटेजेस गिवन है। सो परसेंटेज एक्सपेंस ये है 60%, ये है 15%, देन आपका 10%, देन 12% एंड देन 3%। ये आपका टोटल बनेगा 100%, ओके, बिकॉज परसेंटेजेस का टोटल 100 होता है। अब हमें इनको इनटू डिग्रीज करना है। तो जब हमने पढ़ा था ऊपर स्टेप्स में इनटू डिग्रीज मतलब इसको 3.6 से मल्टीप्लाई करना होगा हमें। तो यहाँ पे थर्ड कॉलम दैट इज प्रोपोर्शनेट एंगल, मतलब आपको ये एंगल ड्रॉ करना होगा। सो इट बिकम्स 60 इंटू 3.6, so this is 216 degrees, okay। Then आपका 15 into 3.6 which becomes 54 degree। Then आपका similarly 10 into 3.6 which becomes 36 degrees। Then 12 into 3.6 which becomes 43.2 degrees। Then again 3 into
3.6 विच बिकम्स 10.8 डिग्रीज। तो आप इनको टोटल करोगे तो ये आपका सर्कल बन गया पूरा 360 डिग्रीज। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट करते हैं, आप अपने डेटा को परसेंटेज में लाएंगे, परसेंटेज से आप उसको डिग्री में लाएंगे। परसेंटेज में लाना आपको आता है, डिग्री में लाना हमने अभी सीख लिया कि आप हर एक परसेंटेज को इंटू 3.6 कर देंगे। ओके, तो अब आप जब अपना पाई डायग्राम बनाएंगे, मैं आपको रफली बना के दिखा रही हूँ, बट यू विल मेक इट विद द हेल्प ऑफ अ डी। ओके, ये अगर हमारा सर्कल हो गया, आप ऊपर डायग्राम को नेम देंगे पाई डायग्राम शोइंग द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली, एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली। ठीक है, हर एक डायग्राम को नाम देना मत भूलना। उसके बाद सबसे पहले आपको बनाना होगा फूड। फूड आपको कितना दिखाना है, आपका 60% है, बट आपका 216 का एंगल है। तो अगर मैं यहाँ पे बेस ले लेती हूँ, अगर ये सपोज मेरा सेंटर हो गया, मैंने ये रेडियस 1 ले लिया। ओके, तो मैं इस पर अगर 216 बनाऊंगी तो ये तो अप्रॉक्सीमेटली 180 बनेगा, तो मेरे को उससे थोड़ा सा ज़्यादा बनाना होगा। तो ये मेरा मैंने बनाया 216, तो यानी ये जो परसेंटेज है ये मेरी हो गई 60%, दैट इज़ ऑफ फूड, 60% फूड। ओके, अब मेरे को नेक्स्ट जगह बनाना होगा 54। 54 मैं कहाँ से बनाऊंगी, मैं यहाँ इसको बेस लूँगी। ओके, इसको हम बेस लेंगे, एक सेकेंड रुकिए। हाँ, आप यहाँ तो अब इसको बेस ले लीजिए या इसको बेस ले लीजिए। सो हम इसको बेस लेंगे तो फिर आपका ये कौन सा बनेगा, 54 डिग्रीज। तो 54 डिग्रीज जो है आपका अप्रॉक्सीमेटली इतना बनेगा। सो दिस इज व्हाट परसेंटेज, दिस इज 15, दैट इज ऑफ क्लॉथ। ओके, देन वी मेक 10%। सो अब हम इसको बेस ले लेते हैं और हम इसका 10% बनाते हैं, तो ये कुछ इतना ही बनेगा 10%। आप इसको मार्क कर लो, हाउसिंग, मैं H लिख रही हूँ यहाँ पे। एंड देन आपका कौन सा है, फ्यूल इज अप्रॉक्सीमेटली 12%। सो 12% मीन्स 43.2 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पे अगर 43.2 डिग्री का हम एंगल देखें तो ये हमारा कुछ इस हिसाब से बनेगा। तो दिस इज़ फ्यूल विच इज़ वॉट, विच इज़ 12%। आपको परसेंटेजेस वही लिखनी है जो आप डायग्राम में बना रहे हैं, यहाँ आपको डिग्रीज नहीं लिखनी। और ये हमारी पेंडिंग बच जाएगा मिसलेनियस विच इज़ 3%। तो आप इसको डी से बना के देखिएगा तो अप्रॉक्सीमेटली आपका डायग्राम ऐसा ही दिखेगा। एंड ऐसा नहीं है कि आप यही पैटर्न फॉलो करें, यू शुड जस्ट मेक श्योर कि जो भी आपका कंपोनेंट आ रहा है उस कंपोनेंट की डिग्री जो है वो एक्यूरेट हो। ओके, सो वैसे आपको एग्जाम में पाई डायग्राम बनाना नहीं आएगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आ सकता है परसेंटेज बनाना या फिर सब कंपोनेंट बनाना। सो दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज पर्पस। ओके, सो दिस इज हाउ यू मेक अ पाई डायग्राम। सो आइए हम डायग्रामेटिक के एंड के थोड़े पार्ट्स थियोरेटिकल जो हैं वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि लिमिटेशन क्या होती है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की, कि इट इज़ ऑफ नो यूटिलिटी टू द एक्सपर्ट्स, डायग्राम गिव ओनली अ वेग आइडिया टू द प्रॉब्लम विच मे बी यूजफुल फॉर अ कॉमन मैन, बट एक एक्सपर्ट्स को प्रॉपर फैक्ट्स एंड फिगर चाहिए होते हैं जो डायग्राम्स नहीं दे पाते। देन इट हैज़ लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आपको एक डायग्राम को कंसाइज और क्रिस्प रखना होता है ताकि इट गेट्स द अटेंशन ऑफ द यूजर वेरी इजीली एंड द यूजर इज एबल टू जस्ट गेट अ ग्लिम्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। So it has very limited information. Diagrams provide limited and approximate information. For detailed and precise information, you need the original statistical data. Okay? Then they can be used for comparative study. So diagrams are useful only when you make a comparison
A single diagram is not of much significance. It can be interpreted only when another diagram is comparable. कि अगर हम एक सिंपल डायग्राम बना दें, अगर हम सिर्फ एक डायग्राम बना दें वेट ऑफ अ स्टूडेंट का, तो वो सिंपल डायग्राम हमें कुछ यूज़ में नहीं आएगा. अगर हम उसको बनाए वेट ऑफ द स्टूडेंट इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ द अदर, तो वो डायग्राम हमें कंपैरिजन के लिए यूजफुल रहेगा. एंड देन इट लैक्स फर्दर एनालिसिस, क्योंकि उसमें इतनी लिमिटेड इंफॉर्मेशन होती है कि वो फर्दर एनालिसिस के लिए आपको ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहता. तो अगर आपको नोट डाउन करना है, आप फटाफट इसके की पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए. लाइक जस्ट नोट डाउन द हेडिंग एंड राइट द की पॉइंट्स. सो अब हम मूव करेंगे अपने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन पे. सो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में हम थोड़ी सी अभी डिफरेंट अप्रोच लेंगे. सो आज की क्लास में हम बेसिकली उसका प्रैक्टिकल कवर करेंगे. सो आपको उसका जो पार्ट है थ्योरी का, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लिखवाऊंगी. आज की क्लास में आप उसके प्रैक्टिकल पे फोकस करेंगे, हम उसके क्वेश्चंस करेंगे. तो अगर इन केस आपके पास ग्राफ नहीं है तो पहले आप लोग प्लीज़ ग्राफ अरेंज करिएगा एंड फिर ये क्लास आगे देखना. सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है? सो अगर मैं आपको एक बहुत ही बेसिक दूं, सो इट इन्वॉल्व्स द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा ऑन द ग्राफ. कि आप ग्राफ पे डेटा को प्रॉपरली प्रेजेंट करते हैं. यू मेक डिफरेंट डायग्राम्स यूजिंग द ग्राफ्स. आप डेटा को उनसे कनेक्ट करते हैं, तो आपका एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आ जाता है. तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हमारा किसके लिए यूज़ होता है? जब भी हमें कोई कंपैरिजंस करने हो, हमें कोई एवरेजेस की पोजीशन प्रॉपरली प्लेस करनी हो, और हमें कुछ उसमें मैथमेटिकल नॉलेज नहीं चाहिए, हमें एक बेसिकली इंफॉर्मेशन चाहिए हो इन अ वेरी ब्रीफ फॉर्म, तो हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं. सो ग्राफ के बेसिक्स आपको पता होंगे कि आपके 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं. आप एक एक्स एक्सिस बनाते हो विच इज़ बेसिकली अ हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड यू मेक अ वाई एक्सिस विच इज़ बेसिकली अ वर्टिकल लाइन. सो पहले थोड़ा बहुत ग्राफ का बेसिक देख लेते हैं. आप टेंशन मत लीजिएगा, इसका मैं आपको थ्योरी सारा नेक्स्ट क्लास में दूंगी, आप लिख सकेंगे उस थ्योरी को. आज आप सिर्फ समझने की कोशिश करिएगा और मेरे साथ साथ इसका प्रैक्टिकल कवर करिएगा. आई थिंक आई विल हैव टू ड्रॉ इट विद अ पेन अगर विजिबिलिटी का इशू होगा आपको तो. सो ये हम आपकी ड्रॉ करते हैं क्या? वाई एक्सिस विच इज़ अ वर्टिकल लाइन, and then we draw x axis which is basically your horizontal line. आपकी sleeping line आप कह सकते हैं in easy words. so ये आपका x axis होता है. so आपके ग्राफ के 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं. ये होता है क्वाड्रेंट 1, ये होता है क्वाड्रेंट 2, ये होता है आपका क्वाड्रेंट 3, एंड दिस इज योर क्वाड्रेंट 4. ओके ये हमेशा आपका 0 होता है. अब आप जब x एक्सिस पे मूव करते हैं एंड यू मूव टूवर्ड्स राइट, तो ये आपका पॉजिटिव होता है. मैं आपको बेसिक से करा रही हूँ. आई नो आप में से कुछ को आता होगा, बट मुझे सबके अकॉर्डिंग चलना है. तो दिस इज बेसिक दैट दिस व्हेन यू मूव टूवर्ड्स द राइट फ्रॉम द origin, you have all the positive figures. On the x-axis, when you move towards the left from the origin, you have all negative figures, okay? -5, -6, okay? अब आप जब y-axis के along move करेंगे, तो जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं origin से, तो ये सारी आपकी positive figures आएंगी. 1, then 2, then 3, 4, 5 and 6. जब आप नीचे की तरफ जाएंगे तो आपकी सारी नेगेटिव फिगर्स आएंगी. -1, -2, -3, -4, -5 एंड योर -6. सो बेसिकली आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो हमेशा क्या होता है, आप कैसे देखेंगे, उसका एक्सिस x का पॉजिटिव है, y का पॉजिटिव है, तो इट्स पॉजिटिव एंड पॉजिटिव. देन सेकेंड क्वाड्रेंट x का एक्सिस क्या है, नेगेटिव, एंड y का एक्सिस जो है पॉजिटिव. सो दिस इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव. देन थर्ड क्वाड्रेंट इज बोथ नेगेटिव. देन फोर्थ क्वाड्रेंट x इज पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव.
तो इसके हिसाब से आपके क्वाड्रेंट्स रिप्रेजेंट होते हैं। सो आपका क्वाड्रेंट 1 इज पॉजिटिव x पॉजिटिव y, क्वाड्रेंट 2 इज नेगेटिव x पॉजिटिव y, क्वाड्रेंट 3 इज नेगेटिव x नेगेटिव y एंड क्वाड्रेंट 4 इज पॉजिटिव x एंड नेगेटिव y। ओके, इसमें अभी ब्रीफ में इंट्रोडक्शन में हम यही करेंगे। उसके बाद एक मेरे को आपको बताना है किंग्ड लाइन क्या होती है। सो जब आपकी फिगर्स बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम्स में होंगी तो आप एक किंग्ड लाइन ड्रॉ करते हैं कि अगर आपका सपोज एक्स एक्सिस है एंड आपका एक्स एक्सिस स्टार्ट हो रहा है लेट्स से 100 से, ठीक है, आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं और आप उनके मार्क्स की बात कर रहे हैं। तो अगर सपोज आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 4, 8, 12, 16, हमने इधर ऐसे ले लिए, ठीक है, और उनके मार्क्स जो हैं वो आपके हैं हंड्रेड्स में, आपके मार्क्स ही स्टार्ट हो रहे हैं कहाँ से, 100 से, 100 लेट्स से 160 देन 220, ऐसे आपके मार्क्स जा रहे हैं। ये बहुत ही बड़े नंबर्स हैं। तो जब आपका ओरिजिन से और 100 तक गैप बहुत ज़्यादा है कि आपकी मिनिमम वैल्यू जो है वो 100 है और आपका ओरिजिन जो है 0 है, सो दिस इज़ अ वेरी सब्सटैंशियल गैप। तो आप कभी भी ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे, यू ऑलवेज मेक अ किंग्ड लाइन लाइक दिस। ओके, सो यू डोंट हैव टू ड्रॉ दिस स्ट्रेट लाइन, यू विल ऑलवेज मेक अ किंग्ड लाइन। ये आपको यहाँ पे क्लियर है? सो आई डोंट हैव टू ड्रॉ दिस हॉरिजॉन्टल लाइन ओवर हियर, आई विल ड्रॉ अ किंग्ड लाइन। तो ये कब बनती है कि जब आपका ओरिजिन से आपकी जो मिनिमम वैल्यू आप एक्सिस पे ड्रॉ कर रहे हैं उनके जो गैप है वो गैप बहुत ज़्यादा है, तो हम एक किंग्ड लाइन ड्रॉ करते हैं, किंग्ड लाइन। इसका थ्योरी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली लिखवाऊंगी। आज की क्लास में आप सिर्फ समझेंगे और अब मेरे साथ आगे ग्राफ्स बनाएंगे। ओके, सो ये हमारी किंग्ड लाइन हो गई। अब बेसिकली हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ्स बनाने हैं। सो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ्स आपके कौन से होते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। सो अब हमारे जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ होते हैं इनमें हम जनरली क्लास इंटरवल्स रिप्रेजेंट करते हैं या क्लास लिमिट्स रिप्रेजेंट करते हैं, और ये ग्राफ हमारे पहला फॉर्म होता है लाइन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ग्राफ। ये हमारा जनरली डिस्क्रीट सीरीज शो करने के लिए बनता है, ठीक है, ये हमारा डिस्क्रीट सीरीज के लिए होता है। हम इसकी थ्योरी डेफिनेटली लिखेंगे। फिर उसके बाद आता है हमारा सेकंड हिस्टोग्राम। ये हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ्स की बात कर रहे हैं और हम इन्हें एक एक करके बनाएंगे। तो आप अपनी ग्राफ नोटबुक में अपने राइट हैंड साइड पेज पे एग्जाम्पल लिखेंगे और अपने लेफ्ट हैंड साइड पेज पे उसका ग्राफ बनाएंगे। सो आपके एंड में जो नोटबुक होगी वो आपकी समरी हो जाएगी सब तरीके के ग्राफ्स की। देन आपका आता है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम्स में हम अपने जो भी डेटा होता है वो क्लास इंटरवल की फॉर्म में होता है और हमारा कंटिन्यूस डेटा होता है। तो कंटिन्यूस डेटा और क्लास इंटरवल की फॉर्म में जो डेटा होगा वो हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट होगा। देन उसके बाद आपका आएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, इसमें हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शो होएगी वेदर इन डिस्क्रीट फॉर्म और कंटिन्यूस फॉर्म। देन यू विल हैव अ फ्रीक्वेंसी कर्व। इसमें जो हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होता है वो कर्व से, स्मूथ कर्व से जॉइन इन होता है। एंड देन उसके बाद है हमारा ऑगिव। सो इट इज़ अ कर्व ऑब्टेन बाय द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। सो हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम मेजरली लाइन फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करेंगे और हिस्टोग्राम्स के कुछ पार्ट के बारे में बात करेंगे। सो आप लोग प्लीज़ अपनी ग्राफ नोटबुक्स ओपन कर लीजिए। हम सबसे पहले लाइन फ्रीक्वेंसी डिस्कस करेंगे। सो हम सारे फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो पहले थ्रू एग्जाम्पल करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम सिर्फ इनकी थ्योरीज लिखेंगे।
सो सबसे पहली आपकी फ्रीक्वेंसी है, आपको मेरे साथ साथ लिखना है लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ. सो दिस इज योर लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ विच वी आर स्टार्टिंग विद. इसका एग्जाम्पल आप मेरे साथ लिखेंगे. एग्जाम्पल आपको प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ. आपका डेटा मैं दे रही हूँ, आपका वेरिएबल हो गया वेट, दैट इज इन केजी, एंड देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनका ये वेट आएगा. ओके, सो यू हैव टू मेक 2 कॉलम्स. वेट जो आपका 45 kg, 46 kg, 47, 48, 49 एंड 50, 51. अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो इस वेट की कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं वो होगा 4, 6, 9, 8, 18 स्टूडेंट्स, देन 26 स्टूडेंट्स, देन 15 स्टूडेंट्स. ठीक है, सो ये आपका एग्जाम्पल है. लाइन फ्रीक्वेंसी जो है हमेशा आपका डिस्क्रीट सीरीज को डिफाइन करेगा. सो जब भी आपका डेटा डिस्क्रीट फॉर्म में है, हमने सीरीज के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज, एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव, ओपन एंडेड. अगर आपको याद नहीं आ रहा तो आप अपने प्लीज़ प्रीवियस नोट्स देखिएगा. सो जब भी हमें डेटा को डिस्क्रीट सीरीज होती है और उसको रिप्रेजेंट करना होता है तो वो हमारा लाइन फ्रीक्वेंसी से होगा. सो आइए इसको हम अपने ग्राफ पे प्लॉट करते हैं. अब तो आप देखेंगे कि हमारा जो वेट है वो हमारा वेरिएबल बन गया और वेरिएबल हमेशा एक्स एक्सिस पे जाएगा. ठीक है, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पे जाएगी. सो आपका वेरिएबल जो है वो एक्स एक्सिस पे जाएगा. तो हम बनाते हैं हमारा ग्राफ. सो यू मेक वाई एक्सिस एंड आपका एक्स एक्सिस में अब ध्यान रखिए कि आपका जो वेरिएबल है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है. वो स्टार्ट हो रहा है 45 से, यानी कि वो आपके ओरिजिन से दूर है. आपके ओरिजिन जो है 0 होता है, वो इमीडिएटली 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा. तो हम यहाँ पे एक किंग्ड लाइन ड्रॉ करेंगे. क्यों? क्योंकि हमारा जो वेरिएबल है यानी हमारा एक्स एक्सिस का मेजरमेंट जो है वो ओरिजिन से फार डिस्टेंस पे है. सो वी ड्रॉ अ किंग्ड लाइन. सो ये आपका ओरिजिन हो गया. आपको एक्सिस को मार्क करते हुए चलना है. ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका वाई एक्सिस हो गया. प्लीज़ ये मेरे साथ साथ बनाइएगा क्योंकि बाद में आप लोग इसको नहीं कंप्लीट करने वाले हो. सो अरेंज अ ग्राफ नोटबुक फर्स्ट एंड देन कंटिन्यू वॉचिंग द क्लास. तो सबसे पहले आपके एक्स एक्सिस पे क्या आएंगे? आपके एक्स एक्सिस पे आप दिखाएंगे वेट्स और आपके वाई एक्सिस पे क्या दिखाएंगे आप? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. आप मेरे साथ साथ ये मार्किंग भी करते रहिएगा बिकॉज अगर ये नहीं हुई तो आपके मार्क्स कट सकते हैं. सो वेट्स में सबसे पहला हमारा आ रहा है 45, देन वी हैव 46, 47, देन 48. आप अपने हर एक बॉक्स में बनाएंगे. 49, 50, देन 51. ठीक है, अब आपके ये वेरिएबल हो गया वेट्स, दैट इज इन केजीज. अब इसके आप फ्रीक्वेंसी बनाएंगे 45 और यहाँ पे आपकी ये फ्रीक्वेंसी बनेगी. आप इसको कितने के गैप पे ले सकते हो? आप कन्वीनियंटली 5 के गैप पे ले सकते हो. 15, देन 20, 25, 30. आपके ऊपर है, आप स्केल कुछ भी ले लो. आपको 2 का गैप लेना है, आप 2 का गैप ले लो. आपको 4 का गैप लेना है, 4 का गैप ले लो. बट अगर आप 2 का गैप लोगे आपका ये जो वाई एक्सिस है बहुत ही ऊपर बन जाएगा. सो इट्स entirely on you कि आप स्केल कितना लेंगे, बट यू हैव टू मेक श्योर योर ग्राफ इज नॉट वेरी बिग. सो 45 पे यू हैव 4 स्टूडेंट्स. सो 4 स्टूडेंट्स यानी 5 से 2 लाइन्स नीचे. ओके, सो दिस इज व्हाट इज 4 स्टूडेंट्स. पहले आप फ्रीक्वेंसीज मार्क कर लीजिए. उसके बाद 46 पे आपके 6 स्टूडेंट्स आते हैं. 6 स्टूडेंट्स मतलब 5 से 2 लाइन्स ऊपर, क्योंकि आपका हर एक बॉक्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है 10 लाइन्स.
उसमें 10 लाइंस होती हैं और आपकी हर एक बॉक्स की रिप्रेजेंटेशन है 1 सेंटीमीटर की रिप्रेजेंटेशन कितनी है 5 स्टूडेंट्स, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 यानी हर एक लाइन आपकी 2 शो कर रही है, 2 लाइंस आपकी एक स्टूडेंट शो कर रही है, ठीक है। उसके बाद आपका 47 वेट पे हैं 9 स्टूडेंट्स, सो 47 वेट पे हमारे हैं 9 स्टूडेंट्स, सो 10 से 2 लाइन नीचे। देन आपका 48 पे है 8 स्टूडेंट्स, 8 स्टूडेंट्स यानी 10 से 4 लाइंस नीचे। देन आपके हैं 49 पे 18 स्टूडेंट्स, 18 स्टूडेंट्स, ओके, सो 15 और 20 के बीच में फॉल करेंगे ये हमारे, सो 15 से वी हैव मूव 2 लाइन, 16, 17, 18 फॉल्स हियर। देन आपका 50 पे है 26 स्टूडेंट्स, 50 पे है 26 स्टूडेंट्स, ओके, सो 25 से 2 लाइंस अबव। देन आपका 51 पे कितने स्टूडेंट्स हैं 15 स्टूडेंट्स, चलो ये एग्जैक्ट वैल्यू थी तो आप ये एग्जैक्ट मार्क कर सकते हैं। अब आपने सारी डॉट्स ड्रॉ कर लिए हर एक वेरिएबल के साथ साथ, अब आप उनको लाइंस ड्रॉ कर दीजिए ताकि आपकी पिक्चर जो है, आपका ग्राफ जो है वो क्लियर रिप्रेजेंटेशन दे दे। यू विल ड्रॉ इट विद अ पेंसिल, मैंने सिर्फ आपके विजिबिलिटी इशू की वजह से उसको पेन से ड्रॉ करा है, ओके। सो ये हमारा क्या बन गया है लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ। इसमें आप ऊपर लिखेंगे स्केल, अपना स्केल आपको दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का लिखना पड़ेगा। स्केल एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 kg, क्योंकि हमारा इसमें स्केल वेरी नहीं कर रहा है। वाई एक्सिस आप लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स। स्केल लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है वरना आपको क्लैरिटी ही नहीं होएगी। सो दिस इज हाउ यू मेक अ लाइन फ्रीक्वेंसी। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देती हूँ। सो आप वेरिएबल्स लेंगे एक्स एक्सिस पे, फ्रीक्वेंसी लेंगे वाई एक्सिस पे। हम ये की पॉइंट्स लिखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। सो वेरिएबल ऑन द एक्स एक्सिस एंड फ्रीक्वेंसी ऑन द वाई एक्सिस एंड देन यू कीप मार्किंग, ओके। सो इज इट क्लियर? आप लोगों ने बना लिया ये? तो लाइन फ्रीक्वेंसी हमारा बिल्कुल बेसिक और बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे हिस्टोग्राम के साथ। अब हिस्टोग्राम के कुछ की पॉइंट्स हैं कि आपके हिस्टोग्राम में जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो हमेशा क्लास इंटरवल के बेसिस पे होगी या फिर वो एक कंटिन्यूस सीरीज होगी। सो आपकी डिस्क्रीट सीरीज जो है वो हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट नहीं होंगी, आपकी कंटिन्यूस सीरीज और या फिर आपके क्लास इंटरवल रिप्रेजेंट होंगे। सो जो आपके क्लास इंटरवल्स हैं इसमें वो आपके एक्स एक्सिस पे आएंगे और उनकी फ्रीक्वेंसीज आपकी वाई एक्सिस पे आएंगी। ऑल्सो यू हैव टू मेक श्योर कि जो हिस्टोग्राम होता है उसके जो बार्स होते हैं दे आर कंटिन्यूस, देयर इज नो गैप बिटवीन द बार्स एंड द रेक्टेंगल्स और द हाइट ऑफ द बार्स रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड। तो पहले हम एक बेसिक फर्स्ट क्वेश्चन अपना इसमें करते हैं। तो आपका हमने सेकेंड पार्ट जो है वो स्टार्ट किया है विद हिस्टोग्राम। सो हिस्टोग्राम इज अ सेकेंड टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। सो हम हिस्टोग्राम कर रहे हैं। अब हिस्टोग्राम के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। हम सबसे पहला टाइप अपना बेसिक टाइप ले रहे हैं इक्वल क्लास इंटरवल। सो इक्वल क्लास इंटरवल हमारा बेसिक है, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती। हमारे को जब अनइक्वल क्लास इंटरवल दिए होते हैं तो हमें उन्हें इक्वल में कन्वर्ट करना पड़ता है। सो इक्वल क्लास इंटरवल का आप एक एग्जाम्पल लिख लो। तो इसका एग्जाम्पल हम लिखते हैं, हमें दिए हुए हैं मार्क्स और हमें दिए हुए हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो मार्क्स का ब्रैकेट हमें दिया हुआ है यहाँ 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, देन वी हैव 30 to 40। आप ये मेरे साथ साथ एग्जाम्पल लिखेंगे एंड देन वी हैव 40 to 50। तो यानी ये आपके क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं। जब क्लास इंटरवल्स दिए हो तो आप हिस्टोग्राम यूज़ करेंगे। देन इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनके 0 to 10 आए हैं वो है 30, देन वी हैव 45, देन 55, 60 एंड देन 35 अगेन। सो ये आपके इक्वल क्लास इंटरवल्स हो गए और उनके अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी हो गई।
तो आइए हिस्टोग्राम देखते हैं कैसे बनता है। तो आप अपना सेम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाएंगे। You make y axis, then you make x axis. ओके तो ये आपका y एक्सिस मार्क कर लीजिए, ये आपका x एक्सिस हो गया। देन दिस इज 0। देन आपका यहाँ पे आपको किंग या कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आपका 0 से ही स्टार्ट हो रहा है। सो यू नीड नॉट मेक अ किंग लाइन। सो 0 to 10 आपका पहला इंटरवल है, 10 to 20, 20 to 30, देन 40, 50, 60 तक बना लेते हैं। चलिए, तो आपको ये कंटिन्यूस बनाने हैं। उसके बाद आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं जनरली 5 या 10 के इंटरवल में हैं, तो हम यहाँ पे, और वो 60 तक जा रहे हैं, तो हम 10, 20, 30, 40, 50 और 60 एक्स एक्सिस हो गया। ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करता है आपके मार्क्स और वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, स्केल हम अभी बना लेंगे। आप अब पहले देखिए 0 to 10 का इंटरवल है, उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं? 30 स्टूडेंट्स। तो यानी इस इंटरवल में हमें 30 स्टूडेंट्स बनाने हैं। तो 30 हमारा ये रहा और हम यहाँ पे इसका बार बना देंगे। ओके, तो ऐसे करके हम पहली फिगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन 10 to 20 हमारा 45 स्टूडेंट्स। 45 आपका कहाँ आएगा? 40 और 50 का एग्जैक्ट मिडिल पॉइंट। तो आप यही बार को कंटिन्यू करेंगे और उसे 45 तक बनाएंगे। सो दिस इज योर 45। ओके, देन 20 to 30 का बार जो बनेगा वो होगा 55। 20 to 30 का बार आप कंटिन्यू करेंगे और ये बना हमारा 50 to 60 का मिड पॉइंट, दैट इज 55। ओके, देन आपका 30 to 40 बनेगा 60 यानी आपका सबसे ऊपर वाला बार बन जाएगा, उसी को ही आपने एक्सटेंड कर दिया, राइट। एंड देन आपका 40 to 50 यानी 35 स्टूडेंट्स इसमें फॉल कर रहे हैं, तो ये 30 to 40 के बीच वाला बनेगा, ये आपका बन गया 35। तो इससे आपको देखने से ही क्लियर हो रहा है कि 0 to 10 कितने बच्चों के मार्क्स आए? 30। 10 to 20 कितने बच्चों के मार्क्स आए? 45। तो ऐसे हमारा हिस्टोग्राम बनता है। इसमें सारे रेक्टेंगल्स कंटिन्यूस हैं। आपके जो लास्ट क्लास में 1 डायमेंशनल आपने किया था बार डायग्राम, उसमें जो हमारे बार्स बनते थे उनमें हम डिस्टेंस छोड़ते थे। ओके, दे वर इंडिविजुअल, दे वर नॉट कंबाइंड। यहाँ पे हमारा क्लास इंटरवल होगा और कंटिन्यूस होगा एंड आपके सारे के सारे बार्स जो हैं वो एडजेसेंट टू ईच अदर बनेंगे। एंड मेक श्योर कि आप बार्स की विड्थ जो है वो डिफर ना करे। बार्स की हाइट आपका मैग्नीट्यूड प्रेजेंट करती है। सो दिस इज 1 सेंटीमीटर। हम बनाते हैं पहले एक्स एक्सिस का। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मार्क्स, राइट। एंड देन वाई एक्सिस का स्केल अगर आप बनाएंगे तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। So this is how you make a simple equal class interval histogram. Okay? So next मैं आपको एक unequal का दिखाती हूँ कैसे करते हैं, इसके क्या क्या steps होते हैं, and then इसका जो question होगा आप उसको घर से बना के लाएंगे। हम next क्लास में उसको verify करेंगे। So अब हमारा आ रहा है histogram का ही next part। तो हम इनको part number दे देते हैं। equal हमारा first part हो गया। देन हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है वो अनइक्वल क्लास इंटरवल आएगा, सेकेंड अनइक्वल क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल। सो अनइक्वल क्लास इंटरवल में क्या होता है कि आपके जो, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन में किया, आपके क्लास इंटरवल्स जो थे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ये इक्वल चल रहे हैं, यानी सब बराबर हैं। अनइक्वल में क्या होगा कि आपके कुछ क्लास इंटरवल्स जो हैं उनका विड्थ जो है वो बहुत
ज़्यादा हो जाएगा, जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, देन अब 30 to 60, अब इसका विड्थ हमारा 10 नहीं रहा, यानी वो बहुत बढ़ गया है, तो ये हमारे अनइक्वल क्लास इंटरवल होते हैं। तो आइए हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमारे अनइक्वल को हम इक्वल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आप एग्जाम्पल ले लीजिए, इसका यहाँ पे हम एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे, मैं आपको स्टेप्स आपकी थ्योरी नोटबुक में लिखवा दूंगी। सो इसका एग्जाम्पल आप पहले लिखिए। फर्स्ट कॉलम इज योर मार्क्स, देन सेकेंड कॉलम इज योर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो आप मार्क्स में यहाँ पे ले लीजिए 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, then we are making it as 30 to 60, then 60 to 80, and then you can take it as 80 to 90 and 90 to 100. फ्रीक्वेंसीज आप ले लीजिए 5, 10, 4, 18, then 4, 3, 9। तो आप देख रहे हैं कि इनमें से जो 2 क्लास इंटरवल्स हैं इनकी विड्थ जो है बाकी क्लास इंटरवल्स जितनी नहीं है, यानी कि ये अनइक्वल है, ये सीरीज हमारे इक्वल क्लास इंटरवल की नहीं है। तो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आप सबसे पहले देखेंगे कि हमारी लोएस्ट क्लास विड्थ कौन सी है, यानी कि जो सबसे छोटी क्लास विड्थ है वो कितनी है। तो इस डेटा में सबसे छोटी क्लास विड्थ कितनी है, हमारी सबसे छोटी क्लास विड्थ है 10। तो सबसे पहले आप देखेंगे लोएस्ट क्लास इंटरवल, लोएस्ट क्लास इंटरवल, तो ये आपका आ गया 10। ओके, देन सेकेंड स्टेप इसमें आपका क्या होगा कि आप सारे क्लास इंटरवल्स जो कि अनइक्वल है, आप सिर्फ अनइक्वल क्लास इंटरवल्स को छेड़ेंगे। जो अनइक्वल क्लास इंटरवल्स हैं उनको एडजस्टिंग फैक्टर कैलकुलेट करना है। वो कैसे होगा, कैलकुलेट एडजस्टिंग फैक्टर। ओके, तो ये कैसे होगा, जैसे हमारा एडजस्टमेंट अगर हमें करना है फॉर क्लास इंटरवल 30 to 60, तो अब इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 30 to 60 के बीच का डिफरेंस 30। इसको हम डिवाइड करेंगे बाय आवर स्मॉलेस्ट यानी लोएस्ट क्लास इंटरवल विच इज़ 10, तो इसका फैक्टर हो गया 3। उसके बाद आप लेंगे एडजस्टमेंट फॉर 60 to 80, इसकी विड्थ कितनी हो गई 20, लोएस्ट से डिवाइड करो 10 से, तो ये इसका एडजस्टमेंट फैक्टर होगा यानी 2। ओके, आपको ये क्लियर है। अब आप क्या करेंगे, आप इनकी जो फ्रीक्वेंसीज होगी उसको इस एडजस्टमेंट फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। तो अब हम फिर से अपना रिवाइज टेबल बनाएंगे जो कि हमारी इक्वल इंटरवल का होगा। तो मार्क्स, देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, and then we do an adjustment frequency। ओके, तो ये आपके मार्क्स पहले आ गए यहाँ पे सेम टेबल एज अबव, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, then your 30 to 60, then 60 to 80, 80 to 90, and then 90 to 100। ओके, you make the same chart as above, बस इसमें आपको एडजस्ट करनी होंगी फ्रीक्वेंसीज 18, 4, 3 एंड 9। अब फ्रीक्वेंसी आपकी जो बाकी इंटरवल्स की है वो तो सेम ही रहेगी, इसकी 5 ही रहेगी, इसकी 10 रहेगी, इसकी 4 रहेगी। आपको एडजस्ट सिर्फ इन दोनों की करनी है जो अनइक्वल है। सो वी डिवाइड द फ्रीक्वेंसी बाय द एडजस्टमेंट फैक्टर विच मेक्स दिस 6, एंड देन नेक्स्ट व्हाट वी डू इज वी डिवाइड दिस फ्रीक्वेंसी बाय द एडजस्टमेंट फैक्टर विच मेक्स इट 2, और फिर आपकी ये 3 और 9। ओके, सो ये आपका एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का टेबल आ गया। फटाफट हम इसका हिस्टोग्राम भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो आइए फटाफट इसका हिस्टोग्राम देखते हैं कैसे बनेगा। सो आपका y एक्सिस बना एंड देन आपका x एक्सिस बनेगा। ओके, सो आपके y एक्सिस पे आपकी फ्रीक्वेंसी आएगी, आपके मैक्सिमम कितनी जा रही है 10 पे जा रही है। मैं मार्किंग सिर्फ रफ कर रही हूँ, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
आप ये एक ऊपर बना लीजिए और यहाँ 10। ओके, सो ये आपका फ्रीक्वेंसी हो गई ये। अब आपकी क्लास इंटरवल्स 0 to 10, 20, 30, देन आपका 30 to 60 है, तो आप इसको तो यहाँ पे 40, 50 एज इट इज़ लिखेंगे। 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। ओके, अब आप अपने जो बाकी के हैं बार्स वो तो एज इट इज़ बनाओ। 0 to 10 में आपका 5 आ रहा है, तो यानी यहाँ पे आपका फर्स्ट बार बनेगा। ओके, 10 to 20 में आपके 10 स्टूडेंट्स हैं, ये आपका सेकेंड बार बनेगा। 20 to 30 में आपके कितने स्टूडेंट्स हैं? 4, तो ये आपका थर्ड बार बनेगा। अब आपका जो इम्पोर्टेंट है 30 to 60, यानी 30 से 60 तक आपका एक ही बार बनेगा, वो है 6 का बार, क्योंकि आपने अपनी फ्रीक्वेंसी इन 3 इंटरवल्स में यानी 30 to 60 के इंटरवल्स में इक्वली डिवाइड कर दी है। आप 18 नहीं बनाओगे, आप इनमें इक्वली डिवाइड करके आपने उसको 6 कर दिया है। ठीक है, आपको ये क्लियर हुआ? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उतने ही कवर कर रहा है, वो तीनों में बस आपने इक्वल ही डिवाइड कर दिया है ताकि आपके इंटरवल्स जो है वो इक्वल आए एक तरीके से। उसके बाद 60 to 80 हमारे कितने हैं? हमने उसको भी इक्वली डिवाइड कर दिया है, हमारे हैं ये 2। देन 80 to 90 इज 3, then 90 to 100 is 9. So this is how your adjusted histogram looks like. आपने बस जो अनइक्वल इंटरवल था उसको सेम फ्रीक्वेंसीज में डिवाइड कर दिया है, आपने बस फ्रीक्वेंसीज को उसमें स्प्लिट कर दिया है, बाकी आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और सब कुछ सेम रहेगा। सो एक्स एक्सिस का स्केल क्या होगा हमारा? एक्स एक्सिस का स्केल होगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मार्क्स, और आपका वाई एक्सिस का स्केल क्या होगा? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट। सो ये आपकी अनइक्वल क्लास इंटरवल थी, आपने बस इसमें फ्रीक्वेंसीज को डिवाइड करना है। मैं इसका थ्योरी आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। सो आप लोग प्लीज़ अपने ये ग्राफ्स को साइड बाय साइड कंप्लीट कर लीजिएगा, एंड देन आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास नाउ। थैंक यू सो मच।